श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क भाषा लेखक श्री केशव मिश्र जी, कक्षा संख्या 12, 12वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 11 कक्षाएं आपको हमने अभी तक पढ़ा दी हैं। तर्क भाषा नाम का एक प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाओं को क्रमशः पढ़ सकते हैं और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। और ये हमारा ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। यहाँ पर कोई भी पाठक कोई भी विषय पढ़ता है संस्कृत से संबंधित जिन विषयों को हम पढ़ाते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए कोई पूर्व में फीस या शुल्क ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ता, ना कोई आपसे लेता है, ध्यान देंगे। परंतु ये संपूर्ण हमारा जो निःशुल्क जो संस्कृत प्रचार का अभियान चल रहा है, ये आप सभी के सहयोग से चल रहा है। आप सभी पाठकों का हमें प्रति माह सहयोग मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए हम आप सभी पाठकों से ये भी निवेदन करते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था को बनाने के लिए, चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है प्रति माह। और बीच बीच में भी कभी कभी कोई आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए अलग से पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो आप हमारे इस अभियान में, संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के इस महान यज्ञ के अभियान में मासिक सदस्य बन जाइएगा। आपके पास में जो भी है, परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप इस प्रकार के कार्यों में सहयोग अवश्य दें। तो ये एक अच्छा कार्य हो रहा है, तो इसमें भी आप प्रति माह कुछ न कुछ अवश्य सहयोग कीजिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको सब दिख रहा होगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अकाउंट डिटेल दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अथवा आप इस व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा सहयोग प्रदान करने के लिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया है 9582104261, ठीक है। सरलता से और आप स्कैन करके आसानी से अपना सहयोग देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान को भेज सकें, इसके लिए एक QR कोड हमने प्रदर्शित कर दिया है, को स्कैन करके आप आराम से कर सकते हैं। और आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप सभी पाठकों के सहयोग से ही हम इस कार्य को विस्तार दे पा रहे हैं, और इस कार्य को हमें बहुत विस्तार देना है अभी, ठीक है। उस विस्तार के लिए धन की आवश्यकता है, उतना हमारे पास में अभी धन नहीं है, इतना सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। परंतु जैसे जैसे हमें सहयोग आप सभी का प्राप्त होता रहेगा, उसी प्रकार से हम इस कार्य का और विस्तार देते रहेंगे। वर्तमान में हमें एक आवश्यक उपकरण की भी एक आवश्यकता है। एक हमें कैमरा चाहिए, दूसरा कैमरा, ये कैमरा अभी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, बीच बीच में परेशानी करता है। और एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, उसके लिए पूर्व में भी हमने सूचना डाली थी, परंतु लोगों का उतना सहयोग अभी नहीं आया है। उसके लिए हमें सहयोग चाहिए, तो
तो उसके लिए भी आप अपना सहयोग इसमें प्रदान कीजिएगा। कंप्यूटर एक लेना है और एक कैमरा लेना है दूसरा, जिससे हमारा कार्य रुके नहीं, हमारी निरंतर कक्षाएं चलती रहें। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम यूज करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम हमारा है काफ़ी लगभग 4 साल पुराना हो गया है। थोड़ा अब पुराने हो जाने पर जो उपकरण होते हैं वो थोड़ा सा कार्य करना थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं, शिथिलता से कार्य करते हैं, कभी खराबी आने लगती है, आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए एक नया लेने का एक युवा संकल्प रखा है। तो आपका जैसे ही हमें सहयोग मिलेगा तो हम उसको भी एक हमें लेना है, ठीक है। चलिएगा, तो हम यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया था 6 प्रकार का जो सन्निकर्ष हमारा चल रहा था, तो ये आपको पूरा कंप्लीट करा दिया था। यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो उनको अवश्य पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। यहाँ तक हो गया था ये। कदा पुनर् विशेष्य विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति, यानी विशेष और विशेषण भाव का जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कब होता है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो वो इंद्रिय और अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष कितने प्रकार का बताया, सन्निकर्ष का अर्थ बताया था संबंध, क्या बताया था, संबंध। तो इंद्रिय और अर्थ माने प्रत्यक्ष करने के लिए, माने प्रमा को प्रमा में अर्थ और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष माने संबंध होता है वो 6 प्रकार का बताया था, ठीक है, 6 प्रकार का। तो उसमें ये जो विशेषण और विशेष भाव से जो संबंध होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, वो क्या होता है वास्तव में, वो अर्थ वो अभाव का प्रत्यक्ष होता है। किसका होता है, अभाव का। तो ये बता दिया था आपको कि तद एवं संक्षेपता पंचविध संबंधान्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेष भाव लक्षणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण अभाव इंद्रियण गृह्यते, ठीक है। माने ये जो 5 प्रकार के पहले बताए थे, एक बताया था संयोग सन्निकर्ष, संयोग समवाय सन्निकर्ष, इस प्रकार से। तो 5 के साथ में एक एक के साथ में जो विशेषण विशेष भाव से जब हम उसका प्रत्यक्ष करते हैं तो अभाव का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, अभाव का, ये अभाव का करता है, विशेषण विशेष भाव से अभाव का। अब इसी प्रकार से विशेषण और विशेष भाव से जिस प्रकार से 5 प्रकार के सन्निकर्ष थे उनके साथ मिलकर के अभाव का प्रत्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार से जो एक समवाय संबंध है, क्या समवाय संबंध जो बताया है, उस समवाय संबंध का प्रत्यक्ष भी होता है। माने समवाय का ज्ञान अर्थात इसके साथ इसका समवाय संबंध है, इसका ज्ञान होता है, वो भी क्या है, विशेषण और विशेष भाव से ही होता है। तो उसको बता रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं ये यहाँ पर कि एवं समवायोपि, इसी प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर आपको बताया था पिछली कक्षा में पूरा कि एवं इसी प्रकार से समवाय का भी होता है। जैसे इसको मैं फिर दोहरा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या बताया था, यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्यते यह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेष्य विशेषण भाव संबंध। कहते हैं जब चक्षु का भूतल माने जमीन पर संयुक्त होती है, चक्षुदा उसका संबंध होता है, तो फिर वहां पर घटा भाव माने घड़ा नहीं है ऐसा जो ज्ञान होती है, ऐसा जो प्रमा होती है, तो घटा भावो गृह्यते यह भूतले घटो नास्ति। तो वहां पर जो अभाव का ज्ञान हो रहा है, घट के अभाव का ज्ञान हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, विशेष विशेषण भाव संबंध से हो रहा है। क्योंकि अभाव का ज्ञान हो रहा है भाई, अभाव तो अभाव माने कुछ ना होना, तो विशेषण विशेष भाव से। क्या कहते हैं, तदा चक्षु संयुक्त भूतलस्य घटाद्य भावो विशेषणम। कहते हैं जब जो नेत्र है, उस नेत्र से युक्त जो भूतल है, नेत्र से संयुक्त जो भूतल है, उस भूतल का कहते हैं
घटादि अभाव विशेषणम, जो घट का अभाव, घटादि जो पदार्थ हैं, घट का अभाव या पट का अभाव जो भी है, वो क्या बनता है? विशेषण। और भूतलम विशेष्यम, भूतल विशेष्य बनता है, अर्थात ये भूतल किस विशेषता वाला? घट के अभाव वाला है। जब हम ये कहते हैं घट के अभाव वाला भूतल, तो वहां पर क्या प्रत्यक्ष होता है? घट का अभाव, मन घट नहीं है, यही तो होता है। ऐसे ही आगे बताया था। इसी प्रकार से समवाय संबंध है। समवाय क्या होता है? नित्य संबंध। आपको पहले बता दिया गया है कि जो अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं, उन अयुत सिद्धों का संबंध समवाय संबंध होता है। तो यहां पर भी ऐसे ही हमें समझना है कि एवं समवायोपि, इसी प्रकार से समवाय का भी होता है, मतलब विशेषण विशेष भाव से जो ऊपर सन्निकर्ष बताए थे उनके साथ मिलकर होता है। चक्षु संबद्धस्य तंतोः विशेषण भूतः पट समवायो गृह्यते। कहते हैं चक्षु से संबद्ध जो तंतु, जो धागा, एक धागा जाति में बहुत सारे ले लेंगे, एक धागा भी ले सकते हो। तंतोः विशेषण भूतः पट समवाय, ये पट समवाय, वहां क्या है? घटादि का अभाव हो रहा था वहां विशेषण, यहाँ पर विशेषण क्या हो रहा है? विशेषण भूत में विशेषण को प्राप्त हुआ, विशेषणत्व को प्राप्त हुआ पट समवाय, पट का समवाय संबंध तंतु में। गृह्यते मन ग्रहण होता है। क्या? जैसे वहां पर क्या भूतल में घट के अभाव का वो हो रहा था, ऐसे ही यहां पर तंतु में पट के समवाय का हो रहा है, पट के नित्य संबंध का। यह तंतुषु पट समवायति, माने इन तंतुओं में, माने यहाँ माने इन तंतुओं में, या यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे यह का अर्थ यहाँ पर लगेगा इन तंतुओं में पट समवाय, माने पट समवाय संबंध से, पट का समवाय संबंध है। तो यहां पर क्या हुआ? तंतु हो गए विशेष्य, क्या? तंतु हो गए विशेष्य, और पट समवाय क्या हो गया? विशेषण। तो विशेष्य और विशेषण से किसका बोध हो रहा है? समवाय संबंध का बोध। ठीक है, तंतुओं में पट का समवाय संबंध है, अर्थात तंतुओं में पट समवाय संबंध से रहता है। जैसे वहां पर भूतल में घट का अभाव, माने ये भूतल कैसा है? घट अभाव से युक्त है। वैसे ये तंतु कैसे हैं? ये तंतु पट से नित्य संबंध से युक्त हैं, माने पट इनमें विद्यमान है, ये ज्ञान हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये तो सीधा सीधा इन्होंने संयोग का बता दिया, संयोग सन्निकर्ष का। इसी प्रकार से जो और बाकी शेष हैं, उनमें जिन जिन के साथ हम संबंध लगा सकेंगे, समवाय संबंध का प्रत्यक्ष होता है, उनके साथ में विशेष और विशेषण का संबंध लगा करके समवाय संबंध का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना ये काफी है अभी। ठीक है, बाकी तो जब आप और विस्तार में गहराई में जाएंगे तो ये बातें आप दूसरे इसके प्रौढ़ ग्रंथ हैं पढ़ेंगे, तब आपको दोबारा समझ में आएगी। पहली बार में वो इतना ही आएगा, आपको ध्यान रखेंगे। अब जो यहाँ ऊपर ये कुछ समीप में है जो विषय बताया था, उसी को 2 श्लोकों में इन्होंने वर्णित किया हुआ है। इसके 2 श्लोक बना दिए हैं। तदेवं षोडा सन्निकर्षो वर्णितः संग्रहश्च। कैसे? तद माने वह, इस प्रकार से षोडा माने 6 प्रकार का, ये षोडा शब्द षट शब्द से बना हुआ है, शत से। तो 6 प्रकार का जो सन्निकर्ष बताया था, क्या? संयोग सन्निकर्ष माने इंद्रिय और अर्थ के में जो सन्निकर्ष होता है वो 6 प्रकार का बताया था। क्या? एक संयोग सन्निकर्ष था। ठीक है, क्या था? इसको देख लीजिएगा, या ये संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष। ठीक है, चलिएगा।
तो अब इसी को ये सारा वहां से लेकर के यहाँ तक एक ये 2 श्लोकों में इन्होंने बताया है। कहते हैं सन्निकर्षो वर्णिता वर्णित किया गया है और संग्रहश्च, और उसका संग्रह संक्षिप्त में इन श्लोकों में कर दिया। कहते हैं अक्षजा प्रमितिर्द्विधा सविकल्पाल्पिका विकल्पिका स्करणं त्रिविधं तस्याः सन्निकर्षश्च षड्विधः घटतन्नील नीलत्वं नीलत्व शब्द शब्दत्वजातयः अभाव समवायौ च ग्राह्याः संबंध षट्कतः। कहते हैं समझ लीजिएगा, अक्षजा, अक्ष का अर्थ है यहाँ पर इंद्रिय मानिएगा, इंद्रिय से उत्पन्न जो प्रमा होती है, प्रमिति ही माने प्रमा, जो ज्ञान माने अक्ष में, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पर उदाहरण दिखाए हैं प्राय करके चक्षु इंद्रिय को लेकर के भी दिखाए, ठीक है। तो अक्षजा प्रमितिर द्वेधा, इंद्रिय से उत्पन्न जो प्रमिति माने ज्ञान होता है, द्विधा 2 प्रकार का बताया था, एक सविकल्पक और एक निर्विकल्पक। तो यहाँ अविकल्पक का अर्थ है निर्विकल्प, ठीक है। तो यहाँ पर ये सविकल्पक और अविकल्पक विकल्पिका, ये अब इसका विशेषण में बहुब्रीहि समास कर दिया। सविकल्प और अविकल्प का बहुब्रीहि समास करेंगे तो सविकल्पा विकल्पिका ऐसा शब्द बनता है। कारणम त्रिविधम तस्याह, और उसके कर्ण 3 प्रकार के बताए थे। क्या बताए थे? कर्ण 3 प्रकार के बताए थे। क्या बताए थे? कभी इंद्रिय बनता है कर्ण, और कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बनता है, और कभी बनता है ज्ञान मान निर्विकल्पक ज्ञान। इन दोनों प्रमाणों का सन्निकर्षश्च षड्विधः, और जो सन्निकर्ष बताए थे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वो 6 प्रकार के बता दिए, आपको दिखाए थे अभी। और फिर कहते हैं इसी 6 प्रकार के सन्निकर्षों को यहाँ पर बता रहे हैं अब क्रमशः, ठीक है। क्रमशः आप देखेंगे, मैं आप अपनी पुस्तक भी खोल लीजिएगा। ये घट, चले घट, घट के साथ में इंद्रिय का जो सन्निकर्ष होता है वो कौन सा सन्निकर्ष होता है? संयोग सन्निकर्ष। क्या है? घट माने जो वस्तु, घट वस्तु है उसके साथ में जो सन्निकर्ष होता है वो क्या है? संयुक्त, वो संयोग सन्निकर्ष, यही बताया था, संयोग सन्निकर्ष होता है। और फिर उसके बाद में फिर तन नील माने उस घट में रहने वाला, तद माने उस घट में रहने वाला, नील माने कोई कलर, नील का अर्थ है नीला है, नीला घड़ा माने घड़ा जो होता है थोड़ा श्याम रंग का होता है, ये पका हुआ होता है, कच्चा कच्चा, कच्चे को पकाते हैं तो नील रंग का थोड़ा हो जाता है, रेड कलर का भी हो जाता है वैसे, तो ज्यादा पका देते हैं तो काले कलर का हो जाता है। तो कहते हैं तन नील, उसके अंदर जो नील जो होता है तो उसका जो संबंध होता है वो कौन सा होता है? संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय माने इंद्रिय से घट संयुक्त होता है, उस घट में वो नील रहता है, उसका सन्निकर्ष बने उसका प्रत्यक्ष होता है, तो वो कौन सा सन्निकर्ष होता है? उन दोनों के बीच में संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय। फिर बताया था नीलत्व, घट में नील और नील में फिर नीलत्व माने नीलत्व जाति, नीलापन, ठीक है, क्या है? नीलापन। तो फिर वो कौन सा हो जाता है? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष बताया था वो, ठीक है। माने उस नीलत्व का जो ज्ञान होता है वो कौन से सन्निकर्ष से होता है? इंद्रिय और अर्थ के बीच में वो सन्निकर्ष कौन सा है? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। क्योंकि ये तो संयुक्त हो गया और ये हो गया समवेत, और इसमें ये हो गया समवाय संबंध से रहता है। घड़े में नीला रंग संयोग समवाय संबंध से रहता है, और नीले में नीलत्व समवाय संबंध से रहता है, तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो गया, ये सन्निकर्ष होता है। और फिर बताया शब्द, शब्द का
ये शब्द के साथ बताया था, ये समवाय संबंध, समवाय सन्निकर्ष से होता है। शब्द का क्या, जो शब्द को शब्द क्या बताया था, शब्द कहां पर रहता है, आकाश में। आकाश क्या है, कर्णेंद्रिय, कर्णेंद्रिय का नाम ही आकाश है। तो कर्णेंद्रिय में शब्द का जो ज्ञान होता है, शब्द की जो प्रमा होती है, वो कौन से संबंध से होती है, क्योंकि शब्द कर्णेंद्रिय में समवाय संबंध से रहता है। तो कर्णेंद्रिय तो यही बताया था, ये शस्कुली के जो अवच्छिन्न जो आकाश है, उसी का नाम कर्णेंद्रिय है। अब वो हो गया समवाय सन्निकर्ष, शब्द का ज्ञान होता है समवाय सन्निकर्ष से। और शब्दत्व, तो शब्द में रहने वाला शब्दत्व, जो शब्दत्व का होता है समवाय, वो समवाय, उसका एक मिनट, ये होगा हमारा उससे समवेत समवाय, क्योंकि ये तो शब्द तो कर्ण में समवेत है, समवेत है, फिर ये शब्दत्व समवाय संबंध से, तो ये जो ज्ञान होगा शब्दत्व का वो समवेत समवाय सन्निकर्ष से होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, जातयः, शब्दत्व जात में जाति, शब्दत्व जाति। और अभाव, अभाव का बताया था कि जो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय आदि में के साथ में विशेषण और विशेष रूप के सन्निकर्ष से जो अभाव का ज्ञान होता है वो अभाव हो गया, अभाव का ज्ञान। ठीक है, ये घट का ज्ञान, उसमें रहने वाला नील का ज्ञान, तो ये किससे हुआ, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से हुआ। ठीक है, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से अभाव का ज्ञान होता है हमें, और वो पांचों के साथ संबंध लग जाता है। पांच माने संयुक्त संयोग सन्निकर्ष, और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, और संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, ऐसे इस प्रकार से। और समवाय, ऐसे ही समवाय का भी विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से ही समवाय संबंध का भी बोध होता है, ये भी बताया था अभी। ग्राह्या संबंध षटकृतः, मैंने 6 प्रकार के संबंध ये बता दिए। ग्राह्य मैंने इनको ग्रहण करना चाहिए, इनका ज्ञान 6 प्रकार के संबंध से ही होता है। तो ये जो पहले पढ़ाया था वो सारा इन्होंने अभी यहाँ श्लोकों में इन्होंने बता दिया। अब ये कहते हैं जी, बोलो, अब यहाँ पर ये कि वैसे पूर्व पक्षी है, और पूर्व पक्षी बौद्ध के मत वाला है, बौद्ध दर्शन को मानने वाले का ये प्रश्न है। बौद्ध लोगों के यहाँ पर प्रत्येक विषय का क्षणिक है, एक क्षण में बदल रहा है। ये जो हम शरीर है, ये क्षण में, माने एक क्षण, फिर उस दूसरे क्षण में बदल जाता है। ठीक है, दूसरे क्षण में दूसरा शरीर है। ठीक है, वो एक क्षण, ये वो नहीं कहते शरीर एक सा, हमें लगता है भाई हम कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है, हम तो लंबी मतलब व्यावहारिक दृष्टि से, परंतु दार्शनिक दृष्टि से जो बौद्ध लोग हैं उन्होंने सूक्ष्म विचार किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, क्षण भर वो रहता है, क्षण भर में वो अपना फिर दूसरा बन जाता है। कहीं हद तक थोड़ा उनकी बात ठीक भी लगती है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 5-6 साल के अंदर, वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये शरीर का कोई भी चीज पूरी तरह से बदल जाती है। ठीक है, परंतु उन्होंने और अपनी सूक्ष्म दृष्टि लगाई है। यहां पर वो बौद्ध दर्शन की बात हम नहीं पढ़ा रहे हैं, परंतु ये जो जिस काल में ये ग्रंथ बना है उस समय बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार हो रहा था। बौद्ध दर्शन जो वैदिक दर्शन था उसका खंडन करते थे, अर्थात न्याय दर्शन के सिद्धांत का खंडन करते थे। तो उस खंडन के ऊपर खंडन के लिए ग्रंथ बनाए हैं ये। ठीक है, बौद्ध मत जो वेदों के
विरोधी थे। विरोधी थे, वो किसी कारण से विरोधी थे वास्तव में। तो यहाँ पर जो एक बौद्ध है वो प्रश्न उठाता है कि भाई आपने जो प्रत्यक्ष कहा बताया था अभी, क्या है प्रत्यक्ष प्रमा, जो आपने दो प्रकार की बताई थी, प्रत्यक्ष प्रमा दो प्रकार की बताई थी, सविकल्पक और निर्विकल्पक। ठीक है, तो यहां पर वो कहते हैं कि भाई जो निर्विकल्पक है, निर्विकल्पक जो प्रमा है वो तो प्रत्यक्ष हो सकती है, परंतु सविकल्पक जो प्रमा है वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। सविकल्पक को आप प्रत्यक्ष मान ही नहीं सकते हैं, ये उनका मत है। ठीक है, क्योंकि वो जो बौद्ध हैं वो जाति को नहीं मानते, जाति माने घट, घट के अंदर घटत्व को नहीं मानते, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व को नहीं मानते। जाति कोई अलग पदार्थ नहीं है, उनके यहाँ पर एक अपना है, इसी का प्रतिद्वंदी द्वंद्वी शब्द है अपोह। उनके यहाँ अपोहवाद चलता है। अपोह क्या है? अपोह का वो लक्षण देते हैं तद भिन्न भिन्नत्वम। क्या है? तद भिन्न भिन्नत्वम से हमें प्रत्येक वस्तु का अलग अलग बोध हो जाता है। यहां पर 10 घड़ों को हम घट घट कहते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? कोई पूछे कि ये आप इसको भी घड़ा कह रहे हैं, 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 तो इसमें ऐसी क्या चीज है कि सबको आप घड़ा कह रहे हैं? तो यहाँ पर वैदिक जो वैदिक न्याय दर्शन में उसको कहते हैं नैयायिक लोग कि भाई इन सबके अंदर घटत्व जाति है, इसलिए इनको घट कह रहे हैं। मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं, संसार में इस प्रकार के जो भी हैं सभी को आप मनुष्य कह रहे हैं। तो भाई आप सबको मनुष्य कैसे कह रहे हैं? तो कहते हैं कि भाई इसलिए कह रहे हैं कि सबके अंदर मनुष्यत्व जाति है, वो मनुष्यत्व जाति है इसलिए उसको मनुष्य कह रहे हैं, ये हेतु है। मेरे अंदर भी मनुष्यत्व जाति है, आपके अंदर भी है, और सबके अंदर है। सबके अंदर माने जो हम जिनको मनुष्य कह रहे हैं। पर वो कहते हैं नहीं, हमें जाति की आवश्यकता ही नहीं, जाति की आवश्यकता ही नहीं। हमारे यहाँ पर तो एक अपोहवाद है, और हम अपोवाद के कारण से ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये भी घड़ा, ये भी घड़ा, ये भी घड़ा, उसका कारण है कि तद भिन्न भिन्नत्वम। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आए तो कोई परेशानी नहीं है, ये उनका अलग से थोड़ा सा दिया है। ये पूरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप पूरा बौद्ध दर्शन माने वहां कुछ ये प्रकरण दिया है वो पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उठा लिया है। तो कहते हैं हमारे यहाँ पर प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, और उसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि तद भिन्न भिन्नत्वम। तद भिन्न भिन्नत्वम का अर्थ हो गया कि वही अपने आप में यूनिक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, घड़ा, ये घड़ा हम उस घड़े के कारण इसको घड़ा नहीं कह रहे, एक घड़ा अपने आप में यूनिक है। वो कहते हैं इस घड़े को हम घड़ा कह रहे हैं, इस घड़े को हम घड़ा कह रहे हैं, तो घड़ा इसलिए कह रहे हैं कि तद भिन्न माने इस घड़े से भिन्न जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड है वो भिन्न हो गया, और संपूर्ण ब्रह्मांड से भिन्न ये घड़ा, संपूर्ण ब्रह्मांड में घड़ा, घड़े को छोड़ करके संपूर्ण अलग चीज दूसरी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको घड़ा कह रहे हैं। ऐसे ही दूसरा घड़ा भी है, ऐसे ही तीसरा घड़ा भी है। तो उनका जो अपो है वो अभाव रूप है, और यहाँ पर जो नैयायिकों में जो जाति है वो भाव रूप है। ठीक है, बात थोड़ी कठिन हुई होगी, परंतु जितना समझ में आया उतना काफी है। तो बौद्ध कहते हैं कि भाई हम सविकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मान सकते, प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं रख सकते। निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उनके मत में सब कुछ क्षणिक है, और क्षण भर में जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक ज्ञान होता है।
और निर्विकल्पक ज्ञान के बाद हमारे यहाँ सविकल्पक ज्ञान होता है, और सविकल्पक ज्ञान कब होता है? दूसरे क्षण में। उनके यहाँ पर दूसरे क्षण में चीज बदल जाती है पूरी, इसलिए उनके यहाँ पर सविकल्पक ज्ञान नहीं है। इसलिए वो अपना तर्क रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ननु निर्विकल्पकम परमार्थता स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम, कि भाई निर्विकल्पक जो ज्ञान है, परमार्थता, परमार्थ मन वास्तव में, वस्तु मन वास्तविक रूप में, स्वलक्षण विषयम, स्वलक्षण विषयम का अर्थ हुआ वस्तु आधारित, माने अर्थ आधारित है। निर्विकल्पक ज्ञान को केवल और केवल जिस वस्तु का निर्विकल्पक ज्ञान होता है उस वस्तु की ही आवश्यकता होती है और किसी की आवश्यकता नहीं होती। वस्तु है ना उसी अर्थ की। ये पेन का जो निर्विकल्पक ज्ञान होगा कुछ है, इसको मात्र और मात्र इसका ही, इस ये जो अर्थ है उसी की आवश्यकता है। इस अर्थ के जो विशेषण हैं, अर्थ के विशेषण क्या है? इस अर्थ के पेन जो लेखनी अर्थ है इसका विशेषण क्या? काला है, लंबा है, गोरा है, चपटा है, ऊपर गोल, पतला है, गोल गोल है, नीचे चौकोर है। इस प्रकार के विशेषणों की आवश्यकता नहीं होती, मात्र और मात्र इस अर्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम, निर्विकल्पक ज्ञान होता है वो तो स्वलक्षण विषय माने वस्तु आधारित होता है, माने अर्थ आधारित होता है, उसको किसी विशेषण आदि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने प्रथम क्षण में हुआ जो ज्ञान है उसको तो हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं। बाद में जो होगा वो तो आनुमानिक हो गया। प्रत्यक्ष उसी को तो बताया कि जो सर्वप्रथम प्रथम क्षण में हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं स्वलक्षणम भवतु प्रत्यक्षम। भाई ठीक है, आप निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं, हम भी मानते हैं, ठीक, परंतु सविकल्पकम तो शब्दलिंगवद अनुगताकारावगाहित्वात्, कहते हैं परंतु जो सविकल्पक ज्ञान है वो तो क्या है? शब्द लिंगवत। वो क्या है? वो तो भाई आपका शब्द और लिंग से युक्त है। क्या है? शब्द और लिंग से युक्त होता है। इस पेन का, ठीक है, मानिएगा मैं यहां पर ये बना देता हूं, ये घड़ा बना दिया मैंने, ठीक है, ये घड़ा है। घड़ा माने घट इसका नाम है। हम मेरे मस्तिष्क में ये जाने घड़ा है। जब मैं सबसे पहले देखता हूं प्रथम क्षण में मुझे ये ज्ञान होता कुछ है, कुछ है, ये तो निर्विकल्पक ज्ञान हो गया। फिर ये इसके साथ में शब्द जुड़ता है। शब्द क्या जुड़ता है? इसका नाम। शब्द का अर्थ है नाम, संज्ञा, घट, इसका नाम घट है। लिंग, लिंग का अर्थ हो गया अर्थात इसके साथ एक पहचान जुड़ती है। भाई लिंग अर्थात लिंग का अर्थ हुआ माने लिंग का हम कह सकते पहचान, माने ये लेख है वो घट जाति वाला है, घट जाति इसके साथ जुड़ी हुई है इसलिए ये घट है। तो वहां पर यही तो कहा था सविकल्पक ज्ञान क्या होता है? सविकल्पक ज्ञान की बताया था कि नाम जात्यादि योजन वाला, नाम जाति आदि योजना वाला। और निर्विकल्पक ज्ञान क्या होता है? जाति, नाम और जाति से रहित होता है। परंतु ये जब सविकल्पक ज्ञान होगा वो तो क्या होगा जी? जाति और माने घटत्व, जाति माने घटत्व, माने इसके अंदर घटत्व है, ये घड़ा है, ठीक है, घड़े हम इसीलिए तो कह रहे हैं घटत्व है इसके अंदर ये, और इसका आकार रूप जो भी होगा उसके कारण से ये जो ज्ञान होगा ये वस्तु में घट अर्थ मात्र आधारित नहीं होगा। ये जो सविकल्पक ज्ञान हो गया वो तो क्या हो गया? शब्द पर भी आधारित हो गया, इस पर आधारित तो है ही, उस शब्द पर भी आधारित हो गया, ठीक है, जाति पर भी आधारित हो गया, और दूसरा अनुमान पर, अनुमान से भी
क्योंकि जब तक मैंने ये घड़ा को नहीं देखा, माने ऐसे घड़े को अन्यत्र नहीं देखा, तब तक मैं कह ही नहीं सकता घड़ा है। पहले मैंने घड़ा कहीं देखा है, फिर दोबारा घड़ा यहाँ देख रहा हूं, तब मुझे ये ज्ञान हो रहा है ये घड़ा है। तो ये अनुमानिक हो गया। प्रत्यक्ष पहले मैंने किया है, किसी ने मुझे बताया ये घड़ा है। तो कहते हैं शब्द लिंगवत अनुगताकार अवगाहित्वात्, शब्द और लिंग के उसमें प्रविष्ट हो जाने के कारण से सामान्य विषय माने जाति विषयक बन जाता है वो ज्ञान। कौन सा? सविकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान वस्तु आधारित नहीं होता, उसमें तो कई कारण हो जाते हैं, जैसे मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। काला, पीला, गोल, लंबा, आंखें, चपटा इत्यादि। तो कहते हैं वो तो हो गया। कथम प्रत्यक्षम अर्थजस्यैव प्रत्यक्षत्वात् अर्थस्य च परमार्थतः सत एव तज्जनकत्वात्। कहते हैं भाई फिर कथम, फिर क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है वो अर्थ से उत्पन्न हुआ वो ज्ञान होता है, वो ही होता है। अर्थजस्यैव प्रत्यक्षत्वात्, जो प्रत्यक्ष होता है वो क्या होता है? ये कहा था इन्होंने सामान्य विषय कथम प्रत्यक्षम, फिर वो प्रत्यक्ष कैसे हो गया ये सविकल्पक ज्ञान? क्योंकि अर्थजस्यैव प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो तो अर्थ से ही उत्पन्न होता है सीधा, उसको अर्थ आधारित होता है, वो वस्तु माने वस्तु लक्ष्य, वस्तु आधारित होता है, स्वलक्षण विषय होता है। वो जाति आधारित या नाम आधारित इत्यादि अनुमान आधारित नहीं होता है, ठीक है। तो कहा कि नहीं, तो इसलिए वो आप उसको कैसे प्रत्यक्ष कह सकते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष तो वस्तु आधारित होता है, पर कुछ है बस, ये तो प्रत्यक्ष मान लिया हमने। वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें तो बहुत सारे कारण जुड़ गए। कहते हैं अर्थस्य च परमार्थतः सत एव तज्जनकत्वात्, और कहते हैं अर्थ, जो अर्थ होता है कोई भी वस्तु है उसका परमार्थ वस्तुतः सत्य माने उसकी सत्ता ही क्या है? तज्जनकत्वात्, तद माने प्रत्यक्ष का जनक होने से। क्योंकि प्रत्यक्ष का जनक तो कौन है? अर्थ, और प्रत्यक्ष का जनक अर्थ है, और जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है वो अर्थ से जन्य होता है। इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान तो क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष हो सकता है। परंतु सविकल्पक है वो अर्थ के बाद में जाति, नाम आदि भी उसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए वो तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। और ये बताया भी था कि जो सविकल्पक ज्ञान में क्या होता है, जाति आदि का ज्ञान, उसमें क्या बनता है? कारण। निर्विकल्पक ज्ञान भी कारण बनता है, ये भी बताया था पहले। स्वलक्षण तो परमार्थतः सत, कहते स्वलक्षण माने वस्तु आधारित जो ज्ञान, स्वलक्षणम माने स्वलक्षण वाला जो ज्ञान है, निर्विकल्पक ज्ञान, वो तो वस्तुतः परमार्थतः सत, उसकी तो सत्ता है, माने वो तो सीधा एकदम अर्थ से उत्पन्न हुआ है। न तो सामान्यम, परंतु सामान्य की सत्ता नहीं है। कि बौद्ध अपने मत को बता रहे हैं कि हमारे मत में सामान्य की सत्ता ही नहीं है। सामान्य माने जाति, हम जाति मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ पर है अपोह, तद भिन्न भिन्नत्वम सर्वम क्षणिकत्वम, ठीक है, सब कुछ क्षणिक है। तो न तो सामान्यम, सामान्य नहीं है, कुछ है ही नहीं सामान्य। आप सामान्य कैसे कह देंगे? माने इनका कहने का अर्थ है निर्विकल्पक ज्ञान की तो सत्ता है, सत माने सत्ता है वस्तुतः, परंतु जाति की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि हम मानते ही नहीं। इसलिए आप कैसे मानते हैं? तो कहते हैं तस्य प्रमाण निरस्त विधि भावस्य अन्य व्यावृत्त्यात्मनस्तुच्छत्वात्। इसका अर्थ है कि तस्य माने सामान्य का तो प्रमाण, तस्य माने उस सविकल्पक ज्ञान का तो प्रमाण विधि से माने प्रमाण निरस्त, माने प्रमाण से उसका निरस्त विधि माने उसको उसकी प्राप्ति नहीं है, उसका ना उसकी सत्ता ही नहीं है। सविकल्पक ज्ञान की तो सत्ता ही नहीं मानते, तो इसलिए वो तो अन्य व्यावृत्त्यात्मनस्तु तुच्छत्वात्, वो तो मतलब
तुच्छ है, माने झूठ है, कह सकते हैं झूठ है ये, माने वो उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है वास्तव में। इसलिए सविकल्पक ज्ञान को हम प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं रखते हैं। आपने कैसे रख दिया? तो यहाँ पूर्व पक्षी के रूप में उन बौद्ध का ये सिद्धांत दिखा करके कहते हैं कि ये जो बौद्ध इस प्रकार से जो कहता है वो गलत कहता है। इसका उत्तर आगे दे रहे हैं, ये सिद्धांति दे रहा है, मैवम, माँ एवं मैवम, माने भाई ऐसी बात नहीं है। तुम कह रहे हो कि सामान्य कुछ है ही नहीं, जाति कुछ है ही नहीं, सविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। माँ एवं, ऐसे मत कहो भाई, सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात्, सामान्य माने जाति का भी वस्तुभूतत्वात्, जाति भी वस्तु में होने के कारण से भाई जाति भी वस्तु में ही रहती है, उसकी सत्ता है, केवल अर्थ की सत्ता नहीं है, अर्थ में जाति की भी सत्ता है। इसलिए जाति से आधारित जो ज्ञान होगा वो भी प्रत्यक्ष होगा। यहां पर उन्होंने उत्तर दे दिया कि तुम नहीं मानते होगे जाति, परंतु हम तो मानते हैं, उसमें सत्ता है, और उसका हेतु यही देते हैं कि भाई ये 10 घड़े हैं तो घड़ों का ज्ञान कैसे हो रहा है? तो कहते हैं इन सबके अंदर घटक, एक घटक तो जाती है, इसलिए ये भी घड़ा है, ये भी घड़ा है, ये भी घड़ा है। इसलिए कई चीजों को हम एक नाम से पुकारते हैं। ये अपना हेतु देते हैं, वो फिर अपोवाद से उसका खंडन करते हैं। परंतु यहाँ पर तो हमें नैयायिक मत को प्रधानता दे करके माने उसको ही सिद्धांत रूप में स्वीकार करके चलना है। ठीक है, बौद्ध का थोड़ा दिखा दिया कि बौद्ध मत का खंडन हम इस प्रकार से करते हैं कि भाई सामान्य की भी सत्ता है, क्योंकि वो वस्तु में रहता है, असत नहीं है, वो सत्य है। वो भी जैसे वस्तु सत्य है, वैसे वस्तु में रहने वाली जो जाति है वो भी सत्य है। और उस जाति आधारित जो ज्ञान है वो भी क्या होगा, नाम जाति आधारित ज्ञान होगा, वो भी क्या होगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मत में तो निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान दोनों ही प्रत्यक्ष होते हैं। ये तो ये हो गया जी, तद एवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष का पूरा व्याख्यान कर दिया। ये थोड़ा सा आपको कठिन हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, ये तो बौद्ध का मत है, वो दिखा दिया है आपको। ठीक है, वस्तुतः इन्होंने जो न्याय सिद्धांत में यही माना गया है कि जाति है, जाति की सत्ता है, जाति नाम आधारित जो ज्ञान होता है सविकल्पक ज्ञान, वो भी क्या होता है, उसकी योजना से युक्त होता है, वो भी प्रत्यक्ष होता है, वो अप्रत्यक्ष नहीं है। तो दोनों प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्ष की श्रेणी में रख दिया है, निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे जी। ठीक है, अब अगली कक्षा में हमारा प्रत्यक्ष ये पूरा हो गया। अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे अनुमान प्रमाण निरूपणम। इस तर्क भाषा को पढ़ने से पहले आप एक बार अवश्य तर्क संग्रह को पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने तर्क संग्रह में जो बहुत सारी बातें इसमें आई हैं उनको अच्छी प्रकार से समझाया है। ठीक है, और अभी भी समझा रहे हैं, परंतु उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आप जब तक इन पारिभाषिक शब्दों को नहीं जानेंगे, एक बार में इनका बोध नहीं होता है, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है तभी ठीक से हो पाता है। ठीक है, चलिए, तो तर्क संग्रह का लिंक हमने आपको इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में रखा हुआ है, वहां पर भी देख सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, अथवा प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा, सबके लिए ओपन रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। अनुमान प्रमाण निरूपणम, अनुमान प्रमाण को जानेंगे। 4 प्रमाण हैं हमारे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, न्याय दर्शन ये मानता है। सर्वेभ्यो नमः।